हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं सारे बच्चे? ऑल गुड। चलिए सर, मैं आपके साथ आज इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स की क्लास 2 शेयर करने जा रहा हूँ। ये वीडियो अराउंड बच्चे 50 मिनट की होगी। और आपको बता देता हूँ, इंट्रोडक्शन क्लास 1 में शेयर कर चुका हूँ ऑलरेडी, यूट्यूब पर पड़ी हुई है। क्लास 2 है, ये आज आपको मिल जाएगी। क्लास 3 है, आज आपको मिल जाएगी। क्लास 4 आपको कल मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर इंट्रोडक्शन के कितने पार्ट होंगे? 4 पार्ट्स होंगे बच्चे। क्या सर ये सब बच्चों को देखनी है? हाँ, ये सारे के सारे बच्चों को देखनी है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं क्लास नंबर 2। सर क्या आप सच्ची कह रहे हो क्लास 2 और क्लास 3 आज ही मिलेगी? हाँ बेटे हाँ। चलिए, तो बच्चे समझना, हम लोगों ने क्लास 1 में क्या डिस्कस करा था? सर हम लोगों ने क्लास नंबर 1 में डायरेक्ट टैक्स भी देख लिया था और इनडायरेक्ट टैक्स देखा था। बोलो हाँ। हाँ सर देखा था। इसके बाद बेटा मैंने आपको बताया था कि एक होता है टोटल इनकम। सर टोटल इनकम क्या होता था? बेटे 5 हेड्स का टोटल माइनस चैप्टर 6 से डिडक्शन आपका होता था टोटल इनकम। और बच्चे टोटल इनकम के ऊपर हम लोग ने क्या निकाला था? टैक्स ऑन टोटल इनकम। ये हम लोगों ने निकालना लास्ट क्लास में सीख लिया था। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना बेटा, मैं आपके साथ दोबारा से स्टार्टिंग से सारी की सारी बातें कर रहा हूँ। ठीक है, लास्ट क्लास की 2 मिनट लूँगा, आपका सारा का सारा रिवाइज कराऊंगा। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी कोई भी इंसान कमाता है तो उसको टैक्स देना पड़ता है। बोलो हाँ। हाँ सर, ये बात कहाँ लिखी हुई है? बेटा ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर सेक्शन 4 में लिखी हुई है। मैंने आपको ये बात बता दी थी कि सेक्शन 4 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि अगर आप कमाते हो तो टैक्स देना पड़ेगा। और हमने ये बात समझी थी कि आप छोटे छोटे बच्चे अभी नहीं कमा रहे तो भी आपको टैक्स नहीं देना। अगर मान लो मैं कमा रहा हूँ तो मेरे को टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर है? अब आगे समझना। सर इसके बाद हम लोगों ने क्या डिस्कस करा था? इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस करा था कि भाई साहब कमाई निकालेंगे कैसे। आपको हर इंसान की, अब मैं टेक्निकल वर्ड बोलूंगा, फॉर एवरी पर्सन, हर पर्सन की आपको टोटल इनकम निकालनी पड़ेगी। टोटल इनकम कैसे निकलती थी? टोटल इनकम मैंने आपको बताया था साल के हिसाब से निकलती है। बिल्कुल हाँ। हर महीना जाके सरकार को बताओ कि क्या ये कमाया? नहीं सर, पूरे साल की डिटेल बताएंगे। ठीक है, तो 5 हेड होते थे। मुझे बताइए कौन कौन से होते थे? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्स। इन पांचों हेड की इनकम जब आप निकालते हो ईयरली बेसिस पे पूरे साल की, तो उस पांचों के टोटल को क्या बोला जाता है? ग्रॉस टोटल इनकम। और मेरे बेटे ध्यान रखना, अपने नोट्स में चाहे लिख लो, ग्रॉस टोटल इनकम के साथ में नीचे नीचे छोटा सा लिख लेना सेक्शन 14। ग्रॉस टोटल इनकम कहाँ पे डिफाइंड है बेटा? सेक्शन 14 के अंदर। कि ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है? पांचों हेड का टोटल। उसके बाद आप लेस करते हो चैप्टर 6 से डिडक्शन, और फाइनली आपका आंसर क्या आ जाता है? टोटल इनकम। चैप्टर 6 से डिडक्शन क्या थी सर? सेक्शन 80 से 80U। हम लोग जो पढ़ेंगे, एक चैप्टर आने वाला है आपकी ज़िंदगी में। टीडीएस खत्म हो चुका है, अगला चैप्टर डिडक्शन का ही आने वाला है। तो बेटा इंट्रोडक्शन ये भी चलेगा और डिडक्शन का चैप्टर भी चल रहा होगा आपका साथ साथ। तो 80C से 80U आपकी डिडक्शन हो जाती है और आपका टोटल इनकम आ जाता है। टोटल इनकम के ऊपर हम क्या करते हैं? हम लोग टैक्स निकालते हैं सर। क्या मैंने आपको टोटल इनकम निकालनी सिखाई? अभी तक नहीं सिखाई सर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि टैक्स निकालना क्लरिकल काम होता है। सबसे पहले हम क्लरिकल काम खत्म करेंगे 2-3 क्लास में, और हम लोगों ने टैक्स निकालना लास्ट क्लास में स्टार्ट भी कर दिया था। और वहाँ पहुँचने से पहले कि मैंने कैसे निकाला था, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट करवाया था प्रीवियस ईयर का और असेसमेंट ईयर का। बेटा भूल ना जाना। मान लो 1/4/19 और ये 31/3/20। बेटा ये प्रीवियस ईयर है। प्रीवियस ईयर में क्या होता है? आप कमाते हो। मैंने आपको बताया था प्रीवियस ईयर और फाइनेंशियल ईयर एक ही बात होती है बेटा। असेसमेंट ईयर में आपने जो भी कमाया है आप उसको असेस करते हैं। और रिटर्न का चैप्टर आप सारे बच्चे कर चुके हो। मान लो इंडिविजुअल है तो 31 जुलाई को भाई साहब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी कमाया है उसकी सारी की सारी डिटेल आपको सबमिट करनी है। तो इस दिन जब आप सबमिट करते हो तो आप कैलकुलेट इस दिन करते हो, इसलिए इसको असेसमेंट ईयर बोला जाता है। तो अगर प्रीवियस ईयर 19-20 है बेटा, तो असेसमेंट ईयर कौन सा है? 20-21। ये बात हम प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर की कर चुके थे। प्रीवियस ईयर कौन से सेक्शन में डिफाइंड था सर? सेक्शन 3 के अंदर। असेसमेंट ईयर 2 क्लॉज 9 के अंदर डिफाइंड था बेटा।
ऐसा मत कहना बेटा कि हम भूल गए हैं, प्लीज़। ठीक है, मैंने आपके साथ ये बातें करी थी। इसके बाद मैंने आपके साथ फर्दर आगे क्या बातें करी थी सर? इसके बाद आपने हमें बताया था कि टैक्स कैसे निकलता है। किसका बताया था मैंने आपको? इंडिविजुअल का। याद है? हाँ सर, हाँ याद है, इंडिविजुअल का बताया था सर आपने। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। इंडिविजुअल का टैक्स कैसे निकलता था ये हम लोगों ने देख लिया था। सर एक बार फटाफट रिवाइज करा दो बेटे। स्लैब सिस्टम के हिसाब से निकलता था 0 to 2,15,000 नील। पहले 2.5 लाख कुछ नहीं होता था, 2,50,000 to 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, 10 लाख से ऊपर 30%। उसके बाद रिबेट माइनस करी जाती थी। रिबेट किसको मिलती थी? जो इंडिविजुअल होता था और जो रेजिडेंट होता था। और अगर इंडिविजुअल और रेजिडेंट है और अगर उसकी टोटल इनकम 5 लाख या उससे कम है तो भाई साहब मैक्सिमम रिबेट मिल सकती थी 12,500 की, तो वो माइनस हो जाता था। ठीक है, उसके बाद सरचार्ज होता था। सरचार्ज अमीर लोगों पे लगता था। सरचार्ज को टैक्स ऑन टैक्स बोला जाता था। अमीर लोगों के ऊपर कभी 10%, कभी 15%, कभी 25%, कभी 37%। आज की क्लास में हमने सरचार्ज पे नहीं पहुंचना। अभी आज कैलकुलेशन नहीं, आपके पास सारा इनपुट आएगा। अगली क्लास में सारी कैलकुलेशन पार्ट चलने वाली है, अगली 2 क्लास में। तो सरचार्ज निकलने के बाद हम लोग का जो भी टैक्स निकल कर आया उसके ऊपर मैंने HEC ऐड करा था। HEC कितना परसेंट था? 4%। HEC तो लगेगा ही लगेगा 4%। अगर ऊपर से टैक्स निकलता हुआ आ रहा है तो 4% तो आपके ऊपर लगेगा ही लगेगा। अब बच्चे मेरे को आपके साथ जो डिस्कस करना है वो ये बात करनी है, सर आपने जो स्लैब सिस्टम सिखाया था वो मैं समझ तो आया था, लेकिन क्या सर वो सबके ऊपर लगता है? क्या वो इंडिविजुअल के ऊपर भी लग रहा है? क्या वो कंपनी के ऊपर भी लग रहा है? क्या वो HUF के ऊपर भी लग रहा है? फर्म के ऊपर भी लग रहा है? नहीं बेटे नहीं, आपको अब डेफिनेशन करनी पड़ेगी पर्सन की। पर्सन में बहुत सारी कैटेगरीज हैं बेटा। पर्सन में बहुत सारी कैटेगरीज हैं। किसी के ऊपर स्लैब है, किसी के ऊपर फ्लैट रेट है, किसी के ऊपर डायरेक्ट 30% है, किसी के ऊपर डायरेक्ट 40% है। ये बातें सीखनी पड़ेंगी अब आपको। तो आइए, अब आपका मेन कैलकुलेशन पे जाने से पहले आपके पास बहुत सारा डेटा आने वाला है सर। तो आइए डेटा को शुरू करते हैं। सबसे पहले पर्सन की डेफिनेशन। बेटा आपकी स्क्रीन पर जो भी आ रहा है आपको नोट करना है और पहले समझना है और उसके बाद इसको नोट करना है। सर पर्सन कौन से सेक्शन में डिफाइंड है? सेक्शन 2 क्लॉज 31। सेक्शन 2 क्लॉज 31 में पर्सन डिफाइंड है। पर्सन कितने टाइप के हो सकते हैं? आइए सर एक बात बताओ, मतलब क्यों पढ़ रहे हैं हम ये? पर्सन की डेफिनेशन क्यों पढ़ रहे हैं? तो मेरी बात समझना, आप सबसे पहले रीजन समझो कि आप पर्सन की डेफिनेशन क्यों पढ़ रहे हो। बेटा इनकम टैक्स के अंदर सेक्शन 4 है जो कि ये कहता है इफ एनी पर्सन earns income it is taxable। वो ये कहता है अगर कोई भी पर्सन क्या कमाता है, इनकम कमाता है, तो वो क्या हो जाता है? टैक्सेबल हो जाता है। बेटा लोग कहने लग गए थे मैं पर्सन नहीं हूं। मान लो मैं इंडिविजुअल हूं ना, मैं कह रहा हूं मैं तो इंडिविजुअल हूं, मैं पर्सन हूं ही नहीं। कंपनी कहती थी मैं तो कंपनी हूं, मैं पर्सन तो हूं ही नहीं। तो सरकार को जरूरत पड़ गई पर्सन की डेफिनेशन को डिफाइन करना कि तुम पर्सन हो। फिर लोगों ने बड़ा अजीब बात करी, कहते ये जो मैं कमा रहा हूँ ये इनकम ही नहीं है। सरकार को इनकम भी डिफाइन करनी पड़ गई बेटा 2 क्लॉज 24 में। बट हम लोगों को डिटेल लेवल पर पर्सन की डेफिनेशन पढ़नी है। आपको इतना बता देता हूँ, इनकम इतना वाइडली डिफाइंड है। सरकार ने बोला हुआ है इवन अगर आपको किसी से गिफ्ट भी मिलता है तो वो भी इनकम है। मैं कह रहा हूँ कौन कहता है इनकम है? सरकार कहती है 2 क्लॉज 24 में लिखा है कि गिफ्ट इज इनकम।
आप समझ रहे हो? इवन अगर आपको मान लो मैं गिफ्ट दे दूं ना 50 लाख रुपए, भाई साहब आपकी इनकम है वो, समझ रहे हो? तो अभी हम कहां पर है सर? पर्सन। तो आइए अब समझते हैं पर्सन में कौन कौन आ रहा है। बेटा पर्सन में आ रहे हैं इंडिविजुअल। आपको यहां पे कुछ नहीं देखना बच्चे, अभी पहले मेरे को आपको ये बताना है पर्सन में कौन आ रहा है? इंडिविजुअल। देन HUF, इसके साथ में आप लिख लीजिए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होता है? बेटा ये फैमिली का बिजनेस होता है जिसमें मेल मेंबर्स भी होते हैं, फीमेल मेंबर्स भी होते हैं। इसके बारे में आपकी बुक में जो लिखा है आप उसको रीड करोगे बेटा, थ्योरेटिकल बातें हैं, लेकिन आप समझना फैमिली का बिजनेस होता है जिसमें जो हेड ऑफ द फैमिली होता है उसको कर्ता बोला जाता है, बाकी मेंबर्स को सबको नहीं बोला जाता, ठीक है? एक वर्ड बोला जाता है को पार्सनर। हेड को बोला जाता है कर्ता, कुछ मेंबर्स को बोला जाता है को पार्सनर। आपको एक हिंट दे देता हूं, को पार्सनर वो होते हैं जो पार्टीशन का क्लेम कर सकते हैं और बाकियों को मेंबर्स बोला जाता है, ठीक है? तो HUF का थोड़ा सा आपको थ्योरेटिकल लेवल पे पढ़ना है, एग्जाम पर्पस के लिए इतना रेलिवेंट नहीं है, बट यस थोड़ा सा जब आप रीड कर रहे होगे तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में आपकी बुक में जो लिखा है वो आप रीड करेंगे। अगला मेरे को आपको ये समझाना होगा AOP एंड BOI ये क्या होता है, तो इस पर भी मैं आऊंगा अभी, इसको छोड़ते हैं AOP BOI को। पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म भी पर्सन है सर, और इसके साथ ओब्लिक करके लिख लो LLP, यहाँ पर लिख लो /LLP। देन भाई साहब इंडियन कंपनी बोल लो या डोमेस्टिक कंपनी बोल लो, ये भी पर्सन है, इवन फॉरेन कंपनीज भी पर्सन है, ठीक है? हेलो, हाँ जी बच्चे, हाँ जी बच्चे, हाँ इस पर ठीक है बच्चे, ठीक है, ओके। हाँ जी सॉरी बच्चों। तो सर इंडियन कंपनी भी पर्सन होता है, देन लोकल अथॉरिटी भी पर्सन होता है सर। लोकल अथॉरिटी क्या होता है यहां पर आप लिख लीजिए MCD, NDMC, जो सरकारी अथॉरिटीज होती हैं, DDA यहां पे लिख लो, MCD, NDMC, DDA, इनके भी इलेक्शन होते हैं ना, याद है? DDA का, NDMC का, MCD का। कैंटोनमेंट बोर्ड, आर्मी एरिया को कैंटोनमेंट बोर्ड बोलते हैं, वो डेवलप करता है उसको, तो वो लोकल अथॉरिटी में आ जाता है। इसके बाद एनी अदर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नॉट कवर्ड अबव। सर इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है अगर अभी भी आप इनमें से कहीं से बच के निकल गए तो आप ऑटोमेटिकली इस पॉइंट पर आ जाओगे, एनी अदर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नॉट कवर्ड अबव। सर एग्जाम्पल दे दो, यहाँ लिखो ना बच्चे, यहाँ आपको लिखना होगा, क्या लिखना होगा सर? कॉलेजेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, टेम्पल्स, ट्रस्ट, ये सब इधर आ जाएंगे, एक्सेट्रा। हॉस्पिटल्स, ऐसा हो सकता है कि वो आज कंपनी रन ना कर रहे हो, आज ट्रस्ट रन कर रहे हो, समझ रहे हो? तो वो इधर नहीं आते, वो इधर आ जाते हैं सर। मुझे बताइए एक बार दोबारा से पर्सन लिखेंगे सर। पर्सन में इंडिविजुअल होता है, हाँ। HUF होता है, हाँ। पार्टनरशिप फर्म या फिर LLP, देन कंपनीज आ गई, देन लोकल अथॉरिटी, NDMC और ये, देन एनी अदर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नॉट कवर्ड अबव। सर अब AOP BOI बता दो ताकि फिर हमारी पर्सन की डेफिनेशन पूरी होगी। बेटे बता रहा हूँ बेटे, चलिए बेटा एक वर्ड है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और एक वर्ड है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है? हाँ साहब। चलिए अब मेरी बात समझना बच्चे, अगर एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के साथ मिलके
देखो नाम में ही देखो क्या है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि अगर दो इंडिविजुअल मिलके अनस्ट्रक्चर्ड काम कर रहे हैं, अनस्ट्रक्चर्ड मतलब बेटा अनरजिस्टर्ड काम, ये दोनों ने पार्टनरशिप फर्म नहीं स्टार्ट करा, बस काम कर रहे हैं कमर्शियल एक्टिविटी। क्या ये कहीं रजिस्टर्ड है? नहीं, रजिस्टर्ड नहीं है। क्या ये कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं? क्या पैसा इन्वॉल्व है? हाँ, पैसा इन्वॉल्व है। तो ये क्या है सर, दो इंडिविजुअल है ना, तो इनको क्या बोला जाता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। सर अगर तीन इंडिविजुअल होते तो बेटा तो भी इनको बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बोला जाता। सर अगर 10 इंडिविजुअल होते, 10, तो भी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। सर 100 इंडिविजुअल, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का मतलब सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल बहुत सारे मिलकर एक अनस्ट्रक्चर्ड काम कर रहे हैं, कमर्शियल काम कर रहे हैं विद द इंटेंट कि हाँ भाई ये काम खत्म करना है, एंड दे आर नॉट रजिस्टर्ड एनीवेयर। और अब मेरी बात समझना, सर अगर 1000 इंडिविजुअल हैं, 1000, ये फिगर ऐसे ही ले रहा हूं मैं, लॉ में नहीं लिखा हुआ, और सर इनके साथ एक फर्म और है, और अगर ये मिलके अनस्ट्रक्चर्ड काम करे तो बेटा अब तो इसको एसोसिएशन ऑफ पर्सन बोला जाएगा ना, क्योंकि इसको तो मैं इंडिविजुअल नहीं बोल सकता ना, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अच्छा मतलब सर, अच्छा अगर सर मैं इंडिविजुअली हटा दूं, मतलब अगर एक कंपनी और फर्म अगर मिलकर अनस्ट्रक्चर्ड काम कर रहे हैं, जैसे सर एक कंपनी है, उसका कुछ अपना काम है, रजिस्टर्ड चल रहा है, फर्म का अपना काम चल रहा है, लेकिन इन दोनों को एक प्रोजेक्ट ऐसा मिला जो ये कहीं दिखा नहीं रहे, अनरजिस्टर्ड काम चल रहा है, पैसा इन्वॉल्व है। जैसे दोनों के दोनों एक जगह पे सर रोड बनवा रहे हैं, उनको काम मिल गया रोड बनाने का, और वो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, सब कैश में वेजेस लेबर को दे रहे हैं, पेमेंट आ रही है, कैश में आ रही है, तो बेटा उसको क्या बोला जाता है बच्चे, उसको बोला जाता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। मुझे बताइए क्या यहाँ तक आपको क्लियर है? हाँ सर समझ आ गया सर। बेसिकली एओपीओ या बीओआईओ दोनों ही अनस्ट्रक्चर्ड अनरजिस्टर्ड बिजनेस है। अगर सारे के सारे इंडिविजुअल होते हैं तो बेटा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बोला जाता है, और अगर इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, फॉरेन कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, ये मिक्स है सर, मिक्स, तो उसको क्या बोला जाता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। मुझे बताइए, आई होप आपको क्लियर होगा, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, क्लियर होने का, ना क्लियर होने का तो कोई गुंजाइश नहीं है सर। तो अब आ जाइए, मैंने आपको सिखाया था इंडिविजुअल के ऊपर क्या लगता है, स्लैब रेट, स्लैब रेट, स्लैब रेट। पहले डायलॉग मार, 2.5 से 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, 10 लाख से ऊपर 30%। जिन बच्चों को ये बात समझ नहीं आ रही है, क्लास 1 ले लो पहले, शॉर्टकट नहीं लेना होता, 1 के बाद क्लास 2 लिया जाता है, सीधा क्लास 2 नहीं ली जाती। तो क्लास 1 देखिए, आपको मजा आएगा ये वीडियो देखने में। स्लैब रेट हमने सीख ली थी, फिर याद करो जो भी टैक्स आता था स्लैब रेट में से रिबेट माइनस करता था, फिर याद करो सरचार्ज ऐड करता था, याद करो आखिरी में एचईसी ऐड करता था 4%। अरे वाह सर, ये तो समरी बना दी आपने यहाँ पे फॉर्मेट की। हाँ बेटा, अब मेरी बात ध्यान से देखना, एचयूएफ का क्या सिस्टम है सर, स्लैब रेट बेटा। सर कौन सा स्लैब रेट है, शांति रखिए ना, सिर्फ ये समझो कि स्लैब रेट है, यहाँ पे स्लैब रेट, तो यहाँ भी स्लैब रेट, ऊपर भी स्लैब रेट। सर माइनस रिबेट, यहाँ पे रिबेट नहीं लिखी बेटा, मैं आपको रिबेट के पॉइंट पे बता चुका हूँ कि भाई साहब रिबेट सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल को मिलती है और जो रेजिडेंट को मिलती है, तो एचयूएफ की क्यों बात कर रहे हो आप? हाँ सर ठीक है। सरचार्ज लगता है, हाँ बेटा लगता है। एचईसी लगता है, हाँ बेटा लगता है। छोटा छोटा एनालिसिस करा देता हूँ, एचईसी आप देखोगे सबके ऊपर ही लग रहा है, सरचार्ज आप देखोगे सबके ऊपर ही लग रहा है, तो इस पर तो सर बार बार डिस्कस करने की जरूरत नहीं। एओपी बीओआई स्लैब रेट प्लस सरचार्ज प्लस एचईसी, पार्टनरशिप हमको छोड़ देंगे, और आखिरी में एनी अदर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन स्लैब रेट प्लस सरचार्ज प्लस एचईसी। मजा आया, धीरे धीरे समझ आ रही है बात, धीरे धीरे दरवाजे खुलते जाएंगे। अब एक दरवाजा खोलोगे मैं दूसरा खोलूँगा, अब दूसरे तक पहुँचोगे मैं तीसरा दरवाजा खोलूँगा, अब तीसरे दरवाजे तक खोलोगे मैं चौथा दरवाजा खोलूँगा, दरवाजे ही खुलते जाएंगे बेटा, समझ रहे हो?
अब सर इसका मतलब ये तीनों पे स्लैब रेट वाला सिस्टम है और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। फ्लैट रेट किस पे बेटा? पार्टनरशिप फर्म। तो लिख लो जरा एक बार, पार्टनरशिप फर्म इसके यहाँ पे लिख लो, फ्लैट रेट लिखा है ना, यहाँ पे 30% लिख दो। 30%, सीधा का सीधा 30%। क्लियर है? इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी यहाँ पे लिख लो बेटा। वैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पे भी क्या है, अच्छा पहले ये लिख लो लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी में भी लिख लो बच्चे यहाँ पे 30%, सीधा का सीधा 30%। यानी कि मेरी बात समझो ना सर, अगर मान लो लोकल अथॉरिटी 100 रुपये कमाती है, टोटल इनकम क्या है लोकल अथॉरिटी की? 100 रुपये टोटल इनकम। अगेन आई एम टॉकिंग टोटल इनकम, टैक्स तो टोटल इनकम पे ही लगेगा ना सर। टोटल इनकम है 100 रुपये, 30% में कितना आ जाएगा? 30 रुपये। सरचार्ज मान लो अभी नहीं लग रहा और 4% HEC जोड़ देना, 30 रुपये का 4% जोड़ दोगे, टैक्स आ जाएगा सर 1.2, 31.2 रुपये आ जाएगा। सर क्या प्रैक्टिस कराओगे? बिल्कुल कराऊंगा बेटा। अब मैं आ रहा हूँ आपके पास इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी। बेटा इंडियन कंपनी के ऊपर 30% टैक्स रेट है, लेकिन कुछ केसेस में टैक्स रेट 25% भी होता है। जो छोटी कंपनियां होती है उस पर टैक्स रेट 25% है। आप देख रहे हो, इट इज 25%। कब? इफ टर्नओवर इन प्रीवियस ईयर 17-18। सर अभी कौन सा साल चल रहा है सर? अभी चल रहा है प्रीवियस ईयर 20-21। अभी चल रहा है प्रीवियस ईयर 20-21। तो सर अभी का टर्नओवर देखेंगे या 17-18 का देखेंगे? 17-18 का देखोगे। अगर 20-21 में जो भी कंपनीज है, अगर उनका 17-18 में टर्नओवर 400 करोड़ या उससे कम है, डज नॉट एक्सीड 400 करोड़ या उससे कम है, तो तुम छोटी कंपनी हो। एक छोटे 25% लगा रे। अगर तुम छोटे हो यानी कि अगर 400 करोड़ या उससे कम है तो 25% लगेगा भाई। सरकार डिस्काउंट दे रही है भाई, सरकार कह रही है छोटी कंपनी से टैक्स नहीं लेंगे भाई। छोटी कंपनी कैसे डिसाइड होगा? 17-18 साल में जाना पड़ेगा। क्लियर है? तो इंडियन कंपनी के ऊपर या तो 30 या तो 25। सिंपल मैं कैसे बोलूँगा? बड़ी कंपनी में 30, छोटी कंपनी में 25। और छोटी कंपनी का मतलब ये लिखा हुआ। ठीक है, चलिए अब समझना, फॉरेन कंपनी के ऊपर कितना रेट लगेगा? फॉरेन कंपनी पे 40% है सर, तो आप ये लिख सकते हैं फॉरेन कंपनी के ऊपर 40%। क्लियर है? हाँ जी। तो सर ये आपकी स्लाइड हुई पूरी। सारे बच्चों को ये नोट कर लेना है सर, बड़ी ही मेहनत से बनाए गए हैं नोट, खून पसीना एक करके। सर अब आप स्लैब रेट का राज खोल दो बेटा। ये आपके सामने आ गया सारा का सारा स्लैब रेट। स्लैब रेट कितने के ऊपर लग रहा था? इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। स्लैब रेट या तो रेजिडेंट आप होते हो, यानी कि ये सारे लोग या तो रेजिडेंट है या फिर ये लोग नॉन रेजिडेंट है। अगर ये रेजिडेंट है तो पहले 2.5 लाख, ये स्लैब रेट आपको पता है बेटा, पहले 2.5 लाख नेल, 2.5 लाख से लेके 5 लाख 5%, 5 लाख से 10-20%, 10 लाख अबव 30%। तो अगर आप रेजिडेंट है, अगर आप इंडिविजुअल है, HUF है, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जो भी है, तो आपके ऊपर क्या लग जाएगा? ये लग जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये किसके ऊपर लग रहा है? वो इंडिविजुअल जो कि बिलो 60 ईयर है। याद करो मैंने जब लास्ट क्लास में आपसे एग्जाम्पल कराया था, मैंने उसमें एज बिलो 60 लिखवाई थी और मैंने बोला था इसका एक रेलिवेंस आएगा बेटा। तो वो जो इंसान की हमने कैलकुलेशन करी थी, आई डोंट नो कितनी इनकम पे करी थी, एक एग्जाम्पल आपको करवाया था मैंने, तो उसके ऊपर कौन सा स्लैब लगा था? ये। क्यों? क्योंकि वो बिलो 60 का था और वो इंडिविजुअल का था। और किसके ऊपर ये स्लैब है सर? HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इन लोगों के ऊपर ये स्लैब है। मुझे बताइए यहां तक कोई दिक्कत? बराबर एकदम? यानी कि सर HUF की कैलकुलेशन एकदम वैसी? हाँ बेटे हाँ, AOP, BOI, आर्टिफिशियल एकदम सेम। ठीक है, आइए सर अगला स्लैब 0 to 3 लाख। ओ पहले 0 to 2.5 लाख था, अब 0 to 3 लाख हो गया। ओ
यानी कि पहले पहले 2.5 लाख माफ थे, इसमें पहले 3 लाख माफ है। ओ नील। 3 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, 10 लाख से ऊपर 30%। सर ये वाला अच्छा ऊपर वाला है, नीचे वाला? नीचे वाला अच्छा है बेटा। ऊपर वाले में पहले 2.5 लाख माफ है सिर्फ, इसमें पहले 3 लाख माफ है। तो सर ये अच्छा किन लोगों को दिया जा रहा है? उन इंडिविजुअल को जो 60 साल या उससे ऊपर हैं। अगर आप 60 साल के हो गए हो या आप उससे ऊपर हो 62, 63, 61, तो भाई साहब आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है। पहले 3 लाख माफ है आपके, खुश रहिए। और आपको क्या बोला जाता है? सीनियर सिटीजन। सर एक बात बताओ, इंडिविजुअल के ऊपर तो समझ आता है 60 साल। सर एचयूएफ भी 60 साल का, एओपी ये भी 60 साल के होंगे? नहीं बेटे नहीं। एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, चाहे कितने भी पुराने हों, रजिस्टर हुए कितना भी टाइम हो गया, आर्टिफिशियल जुडिशियल 100 साल पुराना स्कूल, तो उसको मैं सीनियर सिटीजन बोलूँगा? नहीं बेटे नहीं, उनके लिए कोई एज का कंसिडरेशन नहीं है। इनके ऊपर क्या लग जाएगा? यही वाला स्लैब लगेगा। सर एक और स्लैब भी है, पहले 5 लाख माफ। ओ वाह, पहले 5 लाख माफ, फिर 5 लाख से 10 लाख। बेटा ये वाला परसेंट याद रखना, 5 लाख से 10 लाख पे क्या है? 20%। 10 लाख अबव क्या है? 30%। तो इंडिविजुअल ये किसके लिए बेटा? वो इंडिविजुअल जो कि 80 साल या उससे ज़्यादा है, सुपर सीनियर, वेरी सीनियर, उनको और ज़्यादा बेनिफिट है। उनको क्या है बेटा? वेरी सीनियर सिटीजन। तुम्हारे तो पहले 5 लाख माफ हो गए, नाचो भाई नाचो। अब मुझे बताइए नॉन रेजिडेंट के लिए। सर नॉन रेजिडेंट के लिए यही वाला स्लैब इधर आ जाता है सर। एनी एज ब्रो, नॉन रेजिडेंट को एज का बेनिफिट नहीं मिलेगा। एज का बेनिफिट सिर्फ उसको मिलता है जो कि होता है रेजिडेंट। समझे क्या? समझे कि नहीं समझे? बताइए कोई दिक्कत? सर इसको आपने नोट करना है बच्चों, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैंने आपको मैकेनिज्म सिखा चुका हूँ, अब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो भाई साहब ये रेफर तो करना पड़ेगा आपको। समझ गए सर? समझ गए? चाल चल रहा हो आप हमारे साथ। रिबेट बेटे रिबेट, रिबेट किसको मिलती है? सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल को। क्या कंडीशन है? टोटल इनकम शुड नॉट एक्सीड 5 लाख। सर 3.5 क्यों लिखा है बेटा? पहले 3.5 था इसलिए लिखा है, अमेंडमेंट हो गई है ये। आपके लिए एग्जाम में रेलिवेंट है 5 लाख, और मैक्सिमम कितनी मिलेगी? 12,500। सर 2500 क्यों लिखा है बेटे? पहले 2500 मिलती थी, आपके एग्जाम के लिए 12,500 है, तो मैक्सिमम रिबेट कितनी है? 12,500। और एक्चुअल, अरे भाई अगर एक्चुअल टैक्स ही 10,000 आ रहा होगा तो रिबेट 12,500 दोगे के? बावड़े हो गए के? सर क्या स्पीड दिखा रहे हो आज तो आप, स्टाइल है भाई। सर हाँ हाँ आ जाइए। सर चार्ज के ऊपर आखिरी टेबल है। चलो एक ना पहले प्रैक्टिस करा देता हूँ आपको, फिर ये टेबल के बारे में बोल दूंगा। सर क्या इंडिविजुअल वाला प्रैक्टिस कराओगे? ना रे ना, वो तो अगली क्लास में सारा का सारा ताम झाम बना रखा है मैंने। मैं तो आपसे अदर देन इंडिविजुअल का टैक्स कैसे निकलता है ना वो बता रहा हूँ। बेटा मान लो एक फर्म है और उसकी टोटल इनकम है 6 लाख रुपए, तो मुझे बता दीजिए टैक्स कैसे निकलेगा? बड़ा आसान है सर, स्लैब रेट लगा देंगे। अच्छा जी, फर्म के ऊपर स्लैब रेट लगता है क्या? ओहो, यू आर करेक्ट। आपको देखना पड़ेगा वो स्लैब वाला है या फ्लैट रेट वाला है। तो भाई साहब ये तो फ्लैट रेट वाला है, 30% वाला, 6 लाख का 30%, 1,80,000। सीधा सीधा 6 लाख पे। बेटा इस पे ये कहानी नहीं चलनी पहले 2.5 लाख माफ या ये, सीधा सीधा 6 लाख पे 30%। अच्छा सर 1,80,000 आ गया, क्या यही टैक्स है? नहीं बेटे नहीं। क्या मैं इसमें से लेस करूं रिबेट? सर रिबेट लगती ही नहीं है, तो आप ऐसी बातें मत करिए। अब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या मैं इसमें सरचार्ज ऐड करूं?
सरचार्ज पता है कितना परसेंट लगता है इस पे? 12%। लेकिन बेटा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा आपको बताता हूँ। 1 करोड़ से ऊपर होती है ना टोटल इनकम तो लगता है सरचार्ज, तो आपको सिखाऊंगा भी मैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये मेरा कितना आ गया? 1,80,000। सर इसके बाद क्या करना है? सिंपल, HEC @4%, तो जोड़ दीजिए। 1,80,000 का 4%, 7200। तो कितना हो जाएगा? 187200। मुझे बताइए जनाब, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? सर तो बेसिकली एक फर्म है जिसका टैक्स, जिसकी अगर टोटल इनकम है 6 लाख। सर टोटल इनकम कैसे निकलती है बेटे? वही 5 हेड, 1 2 3 4 5 हेड का टोटल, जिसमें से माइनस कर दोगे आप 6 से, तो आपकी टोटल इनकम आ जाएगी। वो टोटल इनकम मैं कह रहा हूँ 6 लाख है, तो 6 लाख के ऊपर टैक्स आ गया। बढ़िया सर, बढ़िया बढ़िया। तो आपको एक कंफर्ट आया कैसे निकलता है? हाँ सर, प्रैक्टिस की टेंशन मत लो, अगली 2 क्लास प्रैक्टिस की है। आज आपके पास सिर्फ आप सामान इकट्ठा कर रहे हो अभी, ठीक है। अगली क्लासेस में आपका प्रैक्टिस है। आइए, सरचार्ज। सर आपने हमें ये बोला था सरचार्ज के बारे में, जो आपने अभी तक सुना हुआ है कि सरचार्ज जो होता है अमीर इंसान के ऊपर लगता है। बिल्कुल करेक्ट। अमीर इंसान कैसे डिसाइड करें? जो बोलेगा वो अमीर है वो अमीर, या जो बोलेगा मैं, जो लोग बोल देंगे खुद अमीर है तो उसमें टैक्स लगा दूंगा? नहीं बेटे नहीं, जिसकी टोटल इनकम 1 लिमिट से ऊपर वो अमीर, और अगर तुम अमीर निकले तो तुम्हारे ऊपर सरचार्ज लग जाएगा मेरे भाई। आइए, सरचार्ज कैटेगरी देखिए, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। याद करो ये सारे के सारे वही लोग हैं जिनके ऊपर स्लैब रेट है। याद करो याद करो याद करो, स्लैब वाले ही तो हैं ये सारे। फिर फर्म्स, डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी, लोकल अथॉरिटी। भाई साहब सारी पर्सन की लिस्ट आ गई है, चेक कर लो। 2 क्लॉज 31 में जितने पर्सन है आपको उन सबका ये भी पता लग गया किस पे स्लैब है, किस पे फ्लैट रेट है। HEC तो सब पे लगता ही है, सरचार्ज भी सब पे लगता था, तो ये आ गए ना इन पर्सन के ऊपर क्या क्या सरचार्ज लगेगा, अब ये डिस्कस कर लेंगे सर। तो मैंने यहाँ पे टैक्स रेट भी लिखा है, इनके ऊपर क्या लग रहा है? स्लैब। फर्म के ऊपर कितने? 30, डोमेस्टिक पे कितने? 30 या 25, फॉरेन पे कितने? 40, लोकल अथॉरिटी 30। भाई ऐसे मत बोलना कि अब आपको समझ नहीं आ रही बात, इससे नीचे की लेयर नहीं है मेरे पास दिमाग में खोलने की, ठीक है। आइए अब समझना, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, एडवाइजर पे सरचार्ज कैसे लगता है? अगर तुम्हारी टोटल इनकम निकली मोर देन 50 लाख। सर आपने तो अभी तक कराई नहीं मोर देन 50 लाख वाली। बेटे आएगी ना, पहले आपको, पहले जब आप एग्जाम देने जाते हो पहले पढ़ाई करते हो फिर एग्जाम देते हो ना, तो अब हम कैलकुलेट करेंगे ना भाई, इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो अब फिर कैलकुलेशन पे अप्लाई करवाऊंगा ना आपको। अगर आपकी टोटल इनकम एक्सीडिंग 50 लाख है, 50 लाख से ऊपर, ओ बहुत अमीर आदमी है सर ये तो, और अप टू 1 करोड़, तो सरचार्ज का रेट कितना है? 10%। सर इसको अप्लाई कैसे करेंगे? बेटे जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा अप्लाई करवा दूंगा। बेटे अभी सिर्फ याद करना है इन चीज़ों को। अगर 50 लाख से ऊपर है और अप टू 1 करोड़ है, मान लो मैं 80 लाख कमाता हूँ, क्या मेरे ऊपर सरचार्ज है? हाँ सर है, 10%। कुछ लोग हैं जिनकी टोटल इनकम जो कमा रहे हैं 1 करोड़ से ऊपर बट अप टू 2 करोड़, मान लो मैं 1.5 करोड़ कमा रहा हूँ, तो मेरे ऊपर सरचार्ज का रेट क्या है? 15%। अगर टोटल इनकम है 2 करोड़ अप टू 5 करोड़, मान लो मैं 4 करोड़ कमा रहा हूँ, आई विश मैं 4 करोड़ कमाऊं, तो मेरे ऊपर सरचार्ज कितना लगेगा? 25%। टोटल इनकम है 5 करोड़ से ऊपर, तो कितना रेट है? 37। मेरा आपसे छोटा सा सवाल, मेरी टोटल इनकम है 50 लाख, डॉट 50 लाख, एग्जैक्ट 50 लाख, क्या मेरे ऊपर सरचार्ज है या नहीं है? है या नहीं है, या पता नहीं? मेरे ऊपर सरचार्ज नहीं है,
क्योंकि सरचार्ज तब लगता है जब टोटल इनकम एक्सीड होती है। मैंने कहीं पे भी लिखा है if total income is 50 lakh or above? No, I have written if total income is more than 50 lakh. क्या बात समझ आई? यो चलिए, फर्म्स, पार्टनरशिप फर्म की भी बात हो रही है, एलएलपी की भी बात हो रही है। भाई साहब अगर अमीर फर्म होगा तो सरचार्ज लगेगा। अमीर का मतलब अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ऊपर है तो 12%, 12%, 12%, 12%, 12%। सर एक फर्म है, अब समझो, अभी अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया, क्या इस पे सरचार्ज लगाया मैंने? क्या इसके ऊपर मैंने सरचार्ज लगाया? फर्म की इनकम कितनी थी? 6 लाख। सरचार्ज लगाया? देखो 12% तो लिखा है, लगाया नहीं लगाया? क्यों भाई, टोटल इनकम ही 6 लाख है, छोटा सा फर्म है। सरचार्ज कब लगेगा मेरे भाई? सरचार्ज तब लगेगा जब टोटल इनकम तुम्हारी एकदम 1 करोड़ से ऊपर। सर मेरा फर्म है 40 लाख का टोटल इनकम, कोई सरचार्ज नहीं। सर मेरा फर्म है 40 करोड़ की टोटल इनकम, बहुत बड़ा आदमी हूँ सर मैं, 40 करोड़, लगेगा सर सरचार्ज 12%। डोमेस्टिक कंपनी, टैक्स रेट डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपकी टोटल इनकम मोर देन 1 करोड़ से अप टू 10 करोड़, एक डोमेस्टिक कंपनी अगर उसकी टोटल इनकम एक्सीडिंग 1 करोड़ बट अप टू 10 करोड़, एग्जाम्पल, सर मैं एक कंपनी हूँ और मेरा टोटल इनकम है 6 करोड़, कहने से आई एम कमिंग इन दिस क्लॉज? यस। सर मैं एक कंपनी हूँ और मेरी टोटल इनकम है 70 लाख, एम आई कमिंग इन दिस क्लॉज? नो, यू आर नॉट कमिंग इन एनी ऑफ देम। स्टार्ट ही सरचार्ज कहाँ से हो रहा है? इफ इट एक्सीड्स 1 करोड़ अप टू 10 करोड़, तो सरचार्ज का रेट कितना है? 7%। और अगर आपकी टोटल इनकम 10 करोड़ से ऊपर है तो कितना है? 12%। सर मेरी टोटल इनकम है, मैं कंपनी हूँ और मैं कमाता हूँ 20 करोड़, तो कहाँ आ जाऊँगा? 12% पे आ जाऊँगा। सर कैसे निकालेंगे बताओ ना बेटा, प्लीज़ याद कर लो बस इसे। अगली 2 क्लास 1.5 घंटे की सिर्फ प्रैक्टिस की है बेटा, सिर्फ प्रैक्टिस, ठीक है। फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी ना हो गया भाई, फॉरेन कंपनी हो गया, ठीक है। तो जो भी फॉरेन कंपनी बोले है ना, फॉरेन ना बोला करो, इट्स फॉरेन ब्रो। ओके, फॉरेन कंपनी 40%, इसमें देखना टोटल इनकम मोर देन 1 करोड़ टू 10 करोड़। सर ये तो बॉक्स वाला तो सेम ही है। हाँ बेटा सेम है, लेकिन रेट देखो क्या है, 2%। सर फॉरेन कंपनी को कम रेट में छोड़ दिया, हम तो फॉरेन सुनते ही, फॉरेनर का नाम सुनते ही रेट डबल कर देते हैं सर इंडिया में। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि भाई टैक्स रेट ज़्यादा लगा दिया ना, सर चार्ज में माफ़ कर दो ना थोड़ा उन बच्चों को, 2%। and if total income more than 10 crore then it is 5%. And the last, local authorities, if total income is more than 1 crore it is 12%. चब्बा सर हाँ हाँ सर हाँ हाँ, आखिरी स्लाइड बेटा, आखिरी स्लाइड। बेटा एक कोऑपरेटिव सोसाइटी नाम की भी एक पदार्थ होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी नाम का भी एक पर्सन होता है, वो पर्सन की डेफिनेशन में नहीं आया हुआ बेटा, सरकार ने उसको अलग से बताया हुआ है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर टैक्स रेट क्या है। कई बार बच्चा ये भूल जाता है, कई जगहों पर ये पढ़ाया भी नहीं जाता और एग्जाम में यही आ जाता है बेटा। तो आप चिंता ना करिए, छोड़ेंगे नहीं जी कुछ भी। 0 to 10,000 10%, ओ मतलब कुछ भी माफ़ नहीं, पहले 10,000 पे 10%, 10,000 से 20,000 पे। सर ये क्या है? टोटल इनकम ही तो है भाई, 20%, 20,000 अबव 30। सरचार्ज कितना? 12%। अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से एक्सीड हुई, HEC कितना? 4%। आखिरी सांस ले रहा है बेटा, ये ना सिर्फ नोट कर लो, अभी ना आप समझ ना पाओगे, आगे की मेरी क्लास में अपने आप मैंने इसको टाइट कर दूंगा इसका नट। बस ये समझना कि ये जो सरचार्ज है ना 25% और 37 जो स्लैब वालों में था, वो एप्लीकेबल नहीं होता 111A एंड 112A। सर ये क्या होता है? काइंडली वेट फॉर माय नेक्स्ट क्लास, थोड़ा सस्पेंस तो बनाना बनता है ना बॉस। तो कुल मिलाकर मटेरियल खूब मिल गया जी आपको, मज़े हो गए जी आपके, तो मज़े हो गए, मज़े चल रहे हैं जी आज का। सर बोल बेटा।
तो इसका मतलब आपने हमें सर सारे इनपुट दे दिए। हाँ बेटा हाँ दे दिए। अब एक दो छोटे छोटे सेक्शन डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास आपको इसके साथ ही दूंगा ताकि आप एक दिन का भी गैप ना है आपकी टैक्स कैलकुलेशन सीखने में। आप समझ रहे हो, ये वीडियो और अगली वीडियो साथ में मिलेगी आपको ताकि आप कंटिन्यूस देखो एकदम। ठीक है, बस एक दो सेक्शन करने हैं। वो है राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ दो लेवल पर होती है। राउंडिंग ऑफ टोटल इनकम एंड दूसरा है राउंडिंग ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी एक्सेट्रा। ये सेक्शन बताता है बेटा 288A और ये बताता है बेटा 288B। सर आप बेटा बेटा मत बोला करो, आप हमारी एज के हो सर। उप्स, आई एम सॉरी। आप सब मेरे बड़े भाई बड़े बहन जैसे हो, मैं आपको बेटा बोलता हूँ। सर अब प्रोविजन समझना। राउंडिंग ऑफ टोटल इनकम यानी कि हम टोटल इनकम को राउंड ऑफ कर देते हैं। सर क्यों कर देते हैं भाई? कर देते हैं, सॉफ्टवेयर है और प्रोविजन बना हुआ है। कैसे करते हैं सर? टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10। ओके, तो द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10। और यहाँ पर भी to the nearest multiple of ₹10। oh wow, same, wow। तो आइए एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मान लो किसी इंसान की टोटल इनकम है 5,14,638, 5,14,638, तो बताइए राउंडिंग ऑफ कौन सा सेक्शन लगाओगे? 288A। टोटल इनकम की राउंड ऑफ है ना? हाँ सर। क्या करोगे इसको राउंड ऑफ? 514,640। अरे वाह। अगर 514,632 होता तो मैं कर देता 514,636। अरे वाह। आई एम सॉरी, दिस इज 514,635। ओहो, 8 था तो क्लोज वाला मल्टीपल ले लिया, 2 था तो नीचे वाला क्लोज ले लिया, 5 लिया तो आगे भी उतना रास्ता पीछे भी उतना रास्ता। अब क्या करे बेटे? जिंदगी में कभी पीछे नहीं मुड़ने का। सरकार कहती है लॉ हमने बनाया, फायदा भी हम ही लेंगे, 640 कर देंगे जी। तो अगर आपका आखिरी डिजिट 5 होगा तो नेक्स्ट हायर मल्टीपल, if the last digit comes out to be 5, it is going to be the next higher multiple of ₹10। I hope you understand। हाँ सर समझ आया। अच्छा सर एक बात बताओ, इसी बात पे टैक्स का भी यहीं पे करा दो, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी। बेटा मान लो अगर टैक्स आता 1728 तो क्या हो जाता? 1730। अगर होता 1724 तो 1720। अगर होता 1725 तो 1730। नेक्स्ट हायर मल्टीपल बेटे, नेक्स्ट हायर मल्टीपल बेटे, नेक्स्ट हायर मल्टीपल बेटे। मुझे बताइए मजा है कि नहीं है? सर बहुत मज़ा आ रहा है सर, बहुत मज़ा आ रहा है सर। और बताओ घर में सब कैसे हैं? सब बढ़िया? बोलते क्यों नहीं आप?
हम्म, कुछ तो बोलो। सब बढ़िया है? घर में सब कुशल मंगल? बोल ही नहीं रहे भाई। तो बच्चे, पार्ट 2 वीडियो इज कंप्लीट। पार्ट 3 आपको इसके बाद ही स्टार्ट कर देनी है। पार्ट 4 भी है और फिर हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट है। आई बिलीव हर बच्चा अब एक इतनी सेंस तो ले चुका है कि टैक्स के अंदर अगर मैं कुछ बात करूं कोई भी टॉपिक की किसी भी कोने की, तो भाई साहब रिलेट कर रहा होगा। मैं समराइज अगर करूं, बीइंग अ टैक्स पेयर, कम से कम टैक्स मैं पे करना चाहता हूं। और कम से कम टैक्स कैसे पे कराऊं होगा? कम से कम इनकम दिखाऊंगा तो ही होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा इनकम उतना ज़्यादा टैक्स। तो मैं तो कम इनकम दिखाना चाहता हूँ। गवर्नमेंट के एंगल से बात करूँ, वो ढूंढने में लगी रहेगी, ये आदमी ने छिपाई इनकम, ये आदमी ने छिपाई। क्यों? गवर्नमेंट को पता है सारे के सारे टैक्स पेयर अपनी इनकम छिपाएंगे, क्योंकि उनको टैक्स कम पे करना है। सो दैट इज द बेसिक इंटेंट ऑफ दिस एंटायर एक्ट। सो हैव टू डील अकॉर्डिंगली। मुझे बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? सर एकदम बढ़िया। थैंक यू वेरी मच बच्चों, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।